फोन के दूसरी ओर यान तियान था। क्या आप लोग आ रहे हैं? आपका कमरा नंबर क्या है? 1613, जिया क्विंगहुआन ने कहा। यान तियान ने कुछ ऐसा कहा जिससे जिया क्विंगहुआन इतना डर गई कि उसने तुरंत मना कर दिया। मत करो, मत आओ, हम चले जाएंगे। फोन रखने के बाद वह हैरान जियान ए और गुआन ताओ से कहने से खुद को नहीं रोक सकी। वे नाश्ता करने और बातचीत करने के लिए हमारे कमरे में आना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें अस्वीकार कर दिया। चलो इसके बजाय कुछ स्नैक्स लेकर चलते हैं। जियान ए मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अगर वे आना चाहते हैं तो उन्हें आने दें, मैं नहीं चाहता। जिया क्विंगहुआन ने इससे इनकार किया। वे कमरे को अस्त व्यस्त कर देंगे। गुआन ताओ मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। जियान ए भी बेबसी से मुस्कुराया। ये स्पष्ट था कि उन दोनों को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने लापरवाही से कुछ खाना पैक किया और बाहर जाने ही वाले थे कि अचानक कमरे में लैंडलाइन फोन बज उठा। जिया क्विंगहुआन वापस आया और उसे उठाया। ये सुन दाशेग था। उन्होंने उनसे दोपहर 3 बजे छात्रों को नीचे इकट्ठा करने के लिए व्यवस्थित करने को कहा। दोपहर में सामूहिक गतिविधि हुई। कक्षा 1 के सभी कमरे 16वीं मंजिल पर थे। लिन यी और बाकी लोग कमरा 1603 में रहते थे। चूंकि उनका दरवाजा अध खुला था, तो जाहिर तौर पर यह उनके लिए खुला रह गया था। जियान ए ने धक्का देकर दरवाजा खोला और प्रवेश किया। कमरे का लेआउट उनके जैसा ही था। साज सज्जा भी वही थी, परंतु दिशा भिन्न थी। फर्श से छत तक की खिड़की से बाहर देखने पर वे लियांग झील के सामने हरे भरे पहाड़ को देख सकते थे। तुम्हारा कमरा कैसा है? जब यान तियान ने उन्हें आते देखा तो उसने उत्सुकता से तुरंत पूछा। जिया क्विंगहुआन ने नाश्ता बिस्तर पर फेंक दिया और आत्मसंतुष्टि से कहा, यह आपके जैसा ही है, लेकिन दृश्यावली आपसे बेहतर है। हमारा घर एक झील घर है और हम सीधे लियांग झील देख सकते हैं। जियान ए की नाक में अचानक एक खुशबू भर गई। उसने भौहें सिकोड़कर पीछे देखा। उसने कॉफी टेबल पर एक डिकेंटर देखा जिसके अंदर रेड वाइन थी। अरे, ये रेड वाइन कौन लाया? जियान ए चौंक गया और उसने लड़कों की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। यान तियान ने लिन यी की ओर अपनी ठुड्डी उठाई। वह इसे लाया। लिन यी मुस्कुराई। हम खेलने के लिए बाहर हैं। बेशक, हमें पीना होगा। वे सभाओं के दौरान कुछ रेड वाइन पीते थे, लेकिन क्या दोपहर के समय पीना अच्छा था? मैं थोड़ा कारसिक हूँ। मैं शराब नहीं पी सकता। मेरा पेट अभी भी असहज महसूस करता है। गुआन ताओ ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। गाओ यांग, जो सफाई कर रहा था, ने ऊपर देखा। तुम थोड़ी देर मेरे बिस्तर पर क्यों नहीं लेट जाते? ये सुनकर बाकी लोग आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। क्या चल रहा था? क्या गाओ यांग एक साफ सनकी नहीं था? गुआन ताओ को ये भी याद आया कि गाओ यांग एक साफ सनकी व्यक्ति था। वह उसके बिस्तर पर लेटने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और उसे अस्वीकार कर दिया। नहीं, धन्यवाद, मैं बस थोड़ी देर के लिए सोफे पर झुक जाऊंगा। जैसे ही वह बोली, उसका चेहरा अवचेतन रूप से लाल हो गया। स्नैक्स को कॉफी टेबल पर रखते हुए जियान ए ने अतिथि कक्ष में केतली के साथ कुछ कप इंस्टेंट नूडल्स उबाले। लिन यी ने सभी के लिए डिस्पोजेबल कप में शराब डाली। जिया क्विंगहुआन कुछ नहीं कर सका। कहो, दोपहर में एक समूह गतिविधि है। हर कोई बस थोड़ा सा पी लो, क्योंकि कमरे में कालीन बिछा हुआ था। वे आरक्षित नहीं थे और कालीन पर कॉफी टेबल के आसपास बैठे थे। ये जगह मेरी कल्पना से कहीं बेहतर है। जिया क्विंगहुआन बहुत अच्छे मूड में थी। उसने लड़कों की ओर देखा और कहा,
हमने अभी लियांग झील देखी। चमचमाती हरी झील काफी सुंदर है। लिन यी ने सिर हिलाया। स्कूल ने इस बार हमें बेवकूफ नहीं बनाया। उन्होंने जो जगह चुनी वह अच्छी है। हालांकि यह ऑफ पीक सीजन था और इस यात्रा पर 500 से अधिक लोग थे। रियायती मूल्य सस्ता नहीं था। स्कूल ने इस बार बहुत निवेश किया था। जियान ए को याद आया कि उसकी पिछली दुनिया में हाई स्कूल में स्कूल ने ग्रीष्मकालीन शिविर और शीतकालीन शिविर जैसी गतिविधियों का आयोजन किया था। हालांकि उस समय छात्रों को इन गतिविधियों के लिए भुगतान करना पड़ता था। कोई कल्पना कर सकता है कि जियान ए का परिवार एक महान स्कूल में गतिविधि शुल्क का भुगतान नहीं कर सकता था। इसलिए भले ही जियान ए ईर्ष्यालु थी और भाग लेना चाहती थी, उसने अपने परिवार से एक शब्द भी नहीं कहा। अप्रत्याशित रूप से अब जब उसके पास पैसे थे तो वह स्कूल की शरद ऋतु यात्रा में गई। यह मुफ्त भी था। कैसी विडंबना है इस बात पर कि स्कूल ने पूरे वर्ष 2 छात्रों को शरद ऋतु की यात्रा के लिए बाहर आने के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया। जियान ए को एक बार दोपहर होने के बाद इसका अनुमान लग गया। दोपहर के भोजन के बाद सभी लोग अपने कमरे में सो गए। दोपहर 2:40 पर जिया क्विंगहुआन ने नाम सूची ली और प्रत्येक कमरे के दरवाजे खटखटाने के लिए गया। उन्होंने छात्रों से जल्दी सामान पैक करने और इकट्ठा होने के लिए कहा। शरद ऋतु का मौसम थोड़ा ठंडा था और सुबह और शाम के तापमान में अंतर अधिक था। उन्हें नहीं पता था कि आज दोपहर को समूह गतिविधि कितनी देर तक चलेगी। इसलिए छात्र जानबूझकर लंबी बाजू वाले कोट लेकर आए। लिफ्ट में भीड़ थी और कई लोग स्वचालित रूप से सुरक्षा मार्ग से सीढ़ियों से नीचे चले गए। आखिरकार नीचे जाना आसान था। जब वे सभा स्थल पर पहुंचे तो जियान ए को कैमरों के साथ कई फोटोग्राफर मिले। मुझे लगता है कि मैंने इस शरद ऋतु यात्रा के लक्ष्य का अनुमान लगा लिया है। जियान ए ने अचानक गुआन ताओ के कान में फुसफुसाया। गुआन ताओ स्तब्ध रह गया। इस शरद ऋतु यात्रा का लक्ष्य? क्या ये खेलना नहीं था? इसके और क्या लक्ष्य हो सकते हैं? गुआन ताओ की अभिव्यक्ति को देखकर जियान ए हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वे स्कूल प्रचार वीडियो के लिए एक सामग्री फिल्मा सकते हैं। गुआन ताओ एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। स्कूल प्रचार वीडियो? जियान ए ने सिर हिलाया। क्या आप भूल गए कि शिक्षक ने पिछले सेमेस्टर में कहा था कि हमें एक प्रचार वीडियो फिल्माने की जरूरत है? गुआन ताओ ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। यह सही है। शिक्षक ने कहा कि जो लोग उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करते हैं वे स्कूल के लिए प्रचार वीडियो फिल्मा सकते हैं। क्या वे आप और जियान यी नहीं हैं? जियान ए ने शांति से उत्तर दिया। शिक्षक सुन ने मुझे और जियान यी को खोजा, लेकिन मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। क्यों? गुआन ताओ चौंक गया और आश्चर्य से पूछा। वह स्कूल का प्रतिनिधित्व कर सकती थी और स्क्रीन पर दिखाई दे सकती थी। समय आने पर वे इसे टेलीविजन पर प्रसारित कर सकते थे। देश का हर व्यक्ति देख सकता था। यह एक ऐसा अवसर था जो बहुत से लोगों को नहीं मिल सका। जियान ए ने सच्चाई से कहा, मैं बस थोड़ा झिझक रहा हूँ। मैं टेलीविजन पर नहीं आना चाहता। उन्होंने स्वीकार किया कि उनमें अभिनय की कोई प्रतिभा नहीं है और जब उन्होंने कैमरे के सामने मुस्कुराने के बारे में सोचा तो उन्हें बहुत मूर्खता महसूस हुई। क्या जियान यी को इससे फायदा नहीं होगा? गुआन ताओ की भौहें चढ़ गईं और वह दुखी दिख रहा था। जियान ए ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक अवसर जीतने के लिए अपने परिणामों पर भरोसा किया। हालांकि मेरे पीछे हटने के बाद शिक्षक सन ने ये भी कहा कि जियान यी नायक हो सकता है। कौन जानता है? इसके अलावा अगर उसने गलत अनुमान नहीं लगाया होता
तो वहां फोटोग्राफर्स ईयर वंस के सैन्य प्रशिक्षण की तस्वीरें ले रहे होते। आखिरकार इस बार का प्रचार वीडियो बयून इर्जहों की स्कूल संस्कृति को बढ़ावा देने, स्कूली जीवन की विविधता को प्रदर्शित करने और स्कूल की शैली को आकार देने के लिए था। अंत में इसे पूरे देश के दर्शकों के लिए प्रसारित किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। यही कारण है कि शरद ऋतु की यात्रा निःशुल्क थी। आखिरकार सामग्री जीवन और अभ्यास से आई है। बस कुछ छात्रों को मैदान पर दौड़ने देना और कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा देना पर्याप्त नहीं था। जब कक्षा में सभी लोग मौजूद थे, सुन दाशेग ने अपने हाथ में छोटा पीला झंडा उठाया और चिल्लाया, छात्रों, मेरे पीछे आओ, पीछे मत रहो। अन्य कक्षाओं के तैयार होने की प्रतीक्षा किए बिना कक्षा 1 के छात्र अपने फॉर्म शिक्षक और एक दर्शनीय क्षेत्र सेवा कर्मचारी के साथ सभा स्थल से चले गए। जियान ए को याद आया कि उसकी पिछली दुनिया में हाई स्कूल में स्कूल ने ग्रीष्मकालीन शिविर और शीतकालीन शिविर जैसी गतिविधियों का आयोजन किया था। हालांकि उस समय छात्रों को इन गतिविधियों के लिए भुगतान करना पड़ता था। कोई कल्पना कर सकता है कि जियान ए का परिवार एक महान स्कूल में गतिविधि शुल्क का भुगतान नहीं कर सकता था। इसलिए भले ही जियान ए ईर्ष्यालु थी और भाग लेना चाहती थी, उसने अपने परिवार से एक शब्द भी नहीं कहा। अप्रत्याशित रूप से अब जब उसके पास पैसे थे, तो वह स्कूल की शरद ऋतु यात्रा में गई। यह मुफ्त भी था। कैसी विडंबना है इस बात पर कि स्कूल ने पूरे वर्ष 2 छात्रों को शरद ऋतु की यात्रा के लिए बाहर आने के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया। जियान ए को एक बार दोपहर होने के बाद इसका अनुमान लग गया। दोपहर के भोजन के बाद सभी लोग अपने कमरे में सो गए। दोपहर 2:40 पर जिया क्विंगहुआन ने नाम सूची ली और प्रत्येक कमरे के दरवाजे खटखटाने के लिए गया। उन्होंने छात्रों से जल्दी सामान पैक करने और इकट्ठा होने के लिए कहा। शरद ऋतु का मौसम थोड़ा ठंडा था और सुबह और शाम के तापमान में अंतर अधिक था। उन्हें नहीं पता था कि आज दोपहर को समूह गतिविधि कितनी देर तक चलेगी। इसलिए छात्र जानबूझकर लंबी बाजू वाले कोट लेकर आए। लिफ्ट में भीड़ थी और कई लोग स्वचालित रूप से सुरक्षा मार्ग से सीढ़ियों से नीचे चले गए। आखिरकार नीचे जाना आसान था। जब वे सभा स्थल पर पहुंचे, तो जियान ए को कैमरों के साथ कई फोटोग्राफर मिले। मुझे लगता है कि मैंने इस शरद ऋतु यात्रा के लक्ष्य का अनुमान लगा लिया है। जियान ए ने अचानक गुआन ताओ के कान में फुसफुसाया। गुआन ताओ स्तब्ध रह गया। इस शरद ऋतु यात्रा का लक्ष्य, क्या ये खेलना नहीं था? इसके और क्या लक्ष्य हो सकते हैं? गुआन ताओ को देख रहे हैं अभिव्यक्ति। जियान ए हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वे स्कूल प्रचार वीडियो के लिए एक सामग्री फिल्मा सकते हैं। गुआन ताओ एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। स्कूल प्रचार वीडियो? जियान ए ने सिर हिलाया। क्या आप भूल गए कि शिक्षक ने पिछले सेमेस्टर में कहा था कि हमें एक प्रचार वीडियो फिल्माने की जरूरत है? गुआन ताओ ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। यह सही है। शिक्षक ने कहा कि जो लोग उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करते हैं वे स्कूल के लिए प्रचार वीडियो फिल्मा सकते हैं। क्या वे आप और जियान यी नहीं हैं? जियान ए ने शांति से उत्तर दिया। शिक्षक सुन ने मुझे और जियान यी को खोजा, लेकिन मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। क्यों? गुआन ताओ चौंक गया और आश्चर्य से पूछा। वह स्कूल का प्रतिनिधित्व कर सकती थी और स्क्रीन पर दिखाई दे सकती थी। समय आने पर वे इसे टेलीविजन पर प्रसारित कर सकते थे। इसे देश का हर व्यक्ति देख सकता था। यह एक ऐसा अवसर था जो बहुत से लोगों को नहीं मिल सका। जियान ए ने सच्चाई से कहा, मैं बस थोड़ा झिझक रहा हूँ। मैं टेलीविजन पर नहीं आना चाहता।
उन्होंने स्वीकार किया कि उनमें अभिनय की कोई प्रतिभा नहीं है, और जब उन्होंने कैमरे के सामने मुस्कुराने के बारे में सोचा तो उन्हें बहुत मूर्खता महसूस हुई। क्या जियान यी को इससे फायदा नहीं होगा? गुआन ताओ की भौहें चढ़ गईं और वह दुखी दिख रहा था। जियान ए ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक अवसर जीतने के लिए अपने परिणामों पर भरोसा किया। हालांकि मेरे पीछे हटने के बाद शिक्षक सन ने ये भी कहा कि जियान यी नायक हो सकता है। कौन जानता है? इसके अलावा अगर उसने गलत अनुमान नहीं लगाया होता तो वहां फोटोग्राफर्स ईयर वंस के सैन्य प्रशिक्षण की तस्वीरें ले रहे होते। आखिरकार इस बार का प्रचार वीडियो बयून इर्जहों की स्कूल संस्कृति को बढ़ावा देने, स्कूली जीवन की विविधता को प्रदर्शित करने और स्कूल की शैली को आकार देने के लिए था। अंत में इसे पूरे देश के दर्शकों के लिए प्रसारित किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। यही कारण है कि शरद ऋतु की यात्रा निःशुल्क थी। आखिरकार सामग्री जीवन और अभ्यास से आई है। बस कुछ छात्रों को मैदान पर दौड़ने देना और कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा देना पर्याप्त नहीं था। जब कक्षा में सभी लोग मौजूद थे, सुन दाशेग ने अपने हाथ में छोटा पीला झंडा उठाया और चिल्लाया, छात्रों, मेरे पीछे आओ, पीछे मत रहो। अन्य कक्षाओं के तैयार होने की प्रतीक्षा किए बिना कक्षा 1 के छात्र अपने शिक्षक और एक सुंदर क्षेत्र सेवा कर्मचारी के साथ सभा स्थल से चले गए। फोन के दूसरे छोर पर यान तियान था। क्या आप लोग आ रहे हैं? आपका कमरा नंबर क्या है? 1613, जिया क्विंगहुआन ने कहा। यान तियान ने कुछ ऐसा कहा जिससे जिया क्विंगहुआन इतना डर गई कि उसने तुरंत मना कर दिया। मत करो, मत आओ, हम चले जाएंगे। फोन रखने के बाद वह हैरान जियान ए और गुआन ताओ से कहने से खुद को नहीं रोक सकी। वे नाश्ता करने और बातचीत करने के लिए हमारे कमरे में आना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें अस्वीकार कर दिया। चलो इसके बजाय कुछ स्नैक्स लेकर चलते हैं। जियान ए मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अगर वे आना चाहते हैं तो उन्हें आने दें। मैं नहीं चाहता। जिया क्विंगहुआन ने इससे इनकार किया। वे कमरे को अस्त व्यस्त कर देंगे। गुआन ताओ मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। जियान ए भी बेबसी से मुस्कुराया। ये स्पष्ट था कि उन दोनों को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने लापरवाही से कुछ खाना पैक किया और बाहर जाने ही वाले थे कि तभी लैंडलाइन फोन आया। कमरे में अचानक घंटी बजी। जिया क्विंगहुआन वापस आया और उसे उठाया। ये सुन दाशेग था। उन्होंने उनसे दोपहर 3 बजे छात्रों को नीचे इकट्ठा करने के लिए व्यवस्थित करने को कहा। दोपहर में सामूहिक गतिविधि हुई। कक्षा 1 के सभी कमरे 16वीं मंजिल पर थे। लिन यी और बाकी लोग कमरा 1603 में रहते थे। चूंकि उनका दरवाजा अधखुला था, तो जाहिर तौर पर यह उनके लिए खुला रह गया था। जियान ए ने धक्का देकर दरवाजा खोला और प्रवेश किया। कमरे का लेआउट उनके जैसा ही था। साज सज्जा भी वही थी, परंतु दिशा भिन्न थी। फर्श से छत तक की खिड़की से बाहर देखने पर वे लियांग झील के सामने हरे भरे पहाड़ को देख सकते थे। तुम्हारा कमरा कैसा है? जब यान तियान ने उन्हें आते देखा तो उसने उत्सुकता से तुरंत पूछा। जिया क्विंगहुआन ने नाश्ता बिस्तर पर फेंक दिया और आत्मसंतुष्टि से कहा, यह आपके जैसा ही है, लेकिन दृश्यावली आपसे बेहतर है। हमारा घर एक झील घर है और हम सीधे लियांग झील देख सकते हैं। जियान ए की नाक में अचानक एक खुशबू भर गई। उसने भौहें सिकोड़कर पीछे देखा। उसने कॉफी टेबल पर एक डिकेंटर देखा जिसके अंदर रेड वाइन थी। अरे, ये रेड वाइन कौन लाया? जियान ए चौंक गया और उसने लड़कों की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। यान तियान ने लिन यी की ओर अपनी ठुड्डी उठाई। वह इसे लाया। लिन यी मुस्कुराई। हम खेलने के लिए
बाहर हैं। बेशक, हमें पीना होगा। वे सभाओं के दौरान कुछ रेड वाइन पीते थे। लेकिन क्या दोपहर के समय पीना अच्छा था? मैं थोड़ा कारसिक हूँ। मैं शराब नहीं पी सकता। मेरा पेट अभी भी असहज महसूस करता है। गुआन ताओ ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। गाओ यांग, जो सफाई कर रहा था, ने ऊपर देखा। तुम थोड़ी देर मेरे बिस्तर पर क्यों नहीं लेट जाते? ये सुनकर बाकी लोग आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। क्या चल रहा था? क्या गाओ यांग एक साफ सनकी नहीं था? गुआन ताओ को ये भी याद आया कि गाओ यांग एक साफ सनकी व्यक्ति था। वह उसके बिस्तर पर लेटने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और उसे अस्वीकार कर दिया। नहीं, धन्यवाद। मैं बस थोड़ी देर के लिए सोफे पर झुक जाऊंगा। जैसे ही वह बोली, उसका चेहरा अवचेतन रूप से लाल हो गया। स्नैक्स को कॉफी टेबल पर रखते हुए जियान ए ने अतिथि कक्ष में केतली के साथ कुछ कप इंस्टेंट नूडल्स उबाले। लिन यी ने सभी के लिए डिस्पोजेबल कप में शराब डाली। जिया क्विंगहुआन ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी। दोपहर में एक समूह गतिविधि है। हर कोई बस थोड़ा सा पी लो। क्योंकि कमरे में कालीन बिछा हुआ था, वे आरक्षित नहीं थे और कालीन पर कॉफी टेबल के आसपास बैठे थे। ये जगह मेरी कल्पना से कहीं बेहतर है। जिया क्विंगहुआन बहुत अच्छे मूड में थी। उसने लड़कों की ओर देखा और कहा, हमने अभी लियांग झील देखी। चमचमाती हरी झील काफी सुंदर है। लिन यी ने सिर हिलाया। स्कूल ने इस बार हमें बेवकूफ नहीं बनाया। उन्होंने जो जगह चुनी वह अच्छी है। हालांकि यह ऑफ पीक सीजन था और इस यात्रा पर 500 से अधिक लोग थे। रियायती मूल्य सस्ता नहीं था। स्कूल ने इस बार बहुत अधिक निवेश किया था। शिक्षक, हमें पहले एक घटक श्रृंखला सूचीबद्ध करनी चाहिए, जियान ए ने कहा। जब सभी ने ये सुना तो उन्होंने उसकी ओर देखा। आखिरकार, जियान ए आमतौर पर एक शीर्ष छात्रा थी, इसलिए हर कोई उसकी बात सुनता था। सुन दाशेंग अपने आप को पूछने से नहीं रोक सके। एक घटक श्रृंखला? जियान ए ने सिर हिलाया और समझाया। ऐसा है कि हमें उन सामग्रियों को स्तरों में विभाजित करना होगा जो हम चाहते हैं। बाद में, जब हम बूथ पर दौड़ेंगे, तो हम चुनने में समय बर्बाद नहीं करेंगे और सबसे प्राथमिकता वाली सामग्रियों के साथ लौटेंगे। जियान ने के स्पष्टीकरण से हर कोई तुरंत समझ गया। स्पष्ट रूप से कहें तो, वे बूथ के सामने ये सोचने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे कि क्या लेना है। इसके बजाय, वे घटक श्रृंखला की प्राथमिकता के आधार पर तुरंत निर्णय लेंगे। अंत में, उनमें से कुछ ने चर्चा की। सामग्री की प्राथमिकता सूची में मटन, समुद्री भोजन, सुअर का मांस, सब्जियां, बीफ, चिकन और नूडल्स थे। मटन बारबेक्यू के लिए आवश्यक पहली सामग्री थी। मटन के बिना, वे इसे बारबेक्यू नहीं मान सकते थे। सुअर के मांस को गोमांस से आगे रखने का कारण ये था कि कुछ छात्र मटन नहीं खाते थे। इसलिए, मटन के साथ, उन्हें उन छात्रों के लिए अगले घटक पर विचार करना चाहिए जो केवल सुअर का मांस खाते हैं। सब्जियों को बीच में व्यवस्थित करने का कारण ये था कि वे सारा मांस सामग्री श्रृंखला के सामने नहीं रख सकते थे। अन्यथा, यदि वे सारा मांस ले लेते, तो ये बहुत चिकना होता। सामग्रियों पर निर्णय लेने के बाद, उन्होंने धावकों के क्रम पर चर्चा की। हालांकि यान तियान और यान गुआंगफेई खेल में बहुत अच्छे थे, जियान ए को पता था कि सीयू उनमें से सबसे तेज था। सामग्री का पहला बैच पहले से ही डिस्प्ले बूथ पर था। शीर्ष पर डिस्प्ले बूथ के मध्य में मटन से भरा एक बेसिन था। इसलिए, जियान ए ने सीयू को पहला रन करने की सिफारिश की। मटन की खातिर, उसे इसके लिए जाना पड़ा। दूसरे धावक ली युनमेई थे।
उसे सौंपा गया मिशन सब्जियों का एक बेसिन वापस लाना था। आखिर वह एक लड़की थी। उसके लिए मांस का एक कटोरा वापस लाना बहुत कठिन होगा। द्वारा अद्यतन। कॉमली युनमेई ने सिर हिलाया। जियान ए के निर्देशों को सुनना उसके लिए दुर्लभ था। तीसरी धावक अभी भी एक लड़की थी, जिसका मतलब खुद जियान ए था। तो क्या दोनों यात्राओं के लिए सब्जियां नहीं होंगी? यान तियान ने आपत्ति जताई। लगातार 2 लड़कियों के साथ सब्जियों के 2 बेसिन होंगे। हालांकि यह बुरा नहीं था। उन्हें लगा कि उन्हें नुकसान होगा। शिक्षक ने भी सिर हिलाया और महसूस किया कि यान तियान की बातें समझ में आईं। जियान ए मुस्कुराया। चिंता मत करो, यह मुझ पर छोड़ दो। जियान ए का पहला गोल ग्रीसीबैक झींगा था। यदि वह उपलब्ध नहीं था, तो वह अन्य समुद्री भोजन चुन सकती थी। यदि नहीं, तो वह मार्बल्ड पोर्क का एक बेसिन वापस ला सकती है। आखिरकार, उसने मानसिक साधना तकनीकों का अभ्यास नहीं किया और बिना कुछ लिए मार्शल आर्ट स्कूल नहीं गई। वह संभवतः मशरूम का एक बेसिन वापस नहीं ला सकी। शेष लोगों ने सामग्री निर्दिष्ट नहीं की। समय आने पर, वे डिस्प्ले बूथ पर प्रदर्शित सामग्रियों को देखेंगे और उन सामग्रियों से तुलना करके स्वयं निर्णय लेंगे जो उनके पूर्व साथियों ने वापस ले ली थीं। क्योंकि डिस्प्ले बूथ पर प्रदर्शित सामग्री सीमित थी, एक स्टाफ सदस्य प्रत्येक राउंड के बाद खाली स्थानों को तुरंत भर देता था। किसलिए सामग्री खाली जगहों को भर देगी, कोई नहीं जानता था। सूरज पश्चिम में झील के ऊपर आकाश में लटका हुआ था। विभिन्न वर्गों के लोग पहले से ही झील के किनारे एकत्र थे, और रिले दौड़ में भाग लेने वाले लोग भी शुरुआती बिंदु पर पंक्तिबद्ध थे। सभी 10 कक्षाएं एक ही समय में भाग लेंगी। शुरुआती बिंदु पर एक स्टाफ सदस्य सीटी पहने हुए था। उन्हें इस प्रतियोगिता का रेफरी होना चाहिए। जाओ, कक्षा 1, जाओ, कक्षा 3, जाओ, कक्षा 8। विभिन्न कक्षाओं के छात्र अपने सहपाठियों का उत्साह बढ़ाने लगे। सभी के चेहरे पर उत्साह के भाव थे। छात्रों के पहले बैच ने शुरुआती लाइन के सामने पहले से ही तैयारी कर ली थी। ये समुद्र तट अन्य समुद्र तटों की तरह नर्म और घना नहीं था। इससे उनकी दौड़ने की गति पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। क्लास 1 समुद्र तट के किनारे पर था। जियान ए ने लापरवाही से अपने बगल की अन्य कक्षाओं को देखा। धावकों के पहले बैच में सभी लड़के थे, और दूसरे बैच में भी ज्यादातर लड़के थे। हर कोई स्थिति में आ जाओ। रेफरी की आवाज अचानक सुनाई दी, और दृश्य तुरंत शांत हो गया। सभी ने बिना पलकें झपकाए शुरुआती बिंदु पर मौजूद लोगों की ओर देखा। एक सीटी बजाते हुए लड़के जंगली घोड़ों की तरह बाहर भागे। वांग कियांग, आप ये कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। चार्ज। सी यूहान, जूलिन, आप ये कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। शुरुआत से लेकर अंत तक दर्शक एकत्रित रहे। जैसे जैसे ये लोग दौड़ते गए, जय जयकार होती गई। इस शांत और खूबसूरत झील के किनारे पर एक अलग ही जुनून था। अन्य कक्षाओं ने भी सबसे तेज को अपना पहला धावक चुना, लेकिन उनमें से एक थोड़ा पतला और लंबा था। वह शुरू से ही बढ़त में थे और जैसे जैसे वह बूथ के करीब पहुंचे, उनका फायदा और अधिक स्पष्ट हो गया। यह कोई और नहीं बल्कि सी यूहान था। छाया असुर का नाम अवांछनीय नहीं था। अंधेरे की शक्ति के बिना भी उसकी गति ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना सामान्य लोग कर सकें। हे भगवान, सी यूहान उड़ रहा है ना? ये बहुत तेज है। उसके पैर को देखो। दृश्य लगभग धुंधला है। द्वारा अद्यतन। कॉम, मुझे लगता है कि वह इस गति से ओलंपिक में भी भाग ले सकता है। सी यूहान बहुत सुंदर है। सी यूहान, आप ये कर सकते हैं। 50 मीटर की दूरी पलक झपकने जैसी थी। बिना कुछ कहे,
सी यूहान ने एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ बूथ की चौथी परत पर मटन उठाया और वापस भागने के लिए मुड़ गया। हमारे पास मटन है। मटन के बिना ये बारबेक्यू नहीं है। सी यूहान बहुत सुंदर है। कक्षा 1 की लड़कियां पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगीं। आमतौर पर सी यूहान की छवि हमेशा ठंडी और अलग थलग रही थी। ये पहली बार था जब उन्होंने उसे किसी समूह गतिविधि में भाग लेते देखा था, इसलिए लड़कियां स्वाभाविक रूप से उत्साहित और आशान्वित थीं, और सी यूहान ने उन्हें निराश नहीं किया। मटन का पूरा बेसिन ले जाना निश्चित रूप से आसान नहीं था। तार्किक रूप से कहें तो ये किसी की गति को बहुत प्रभावित करेगा, लेकिन ये सी यूहान को बिल्कुल भी बाधित नहीं करता है। जैसे उसके हाथ में कुछ था ही नहीं, वह पहले की ही गति से वापस फिनिश लाइन की ओर भागा। उसके पीछे लड़के सामग्री ले जाते समय अन्य वर्गों की गति धीमी हो गई। सबसे पहले वे मांस के लिए लड़ रहे थे, जो बहुत भारी था। दूसरा, बेसिन सामग्री से भरा हुआ था। उन्हें डर था कि अगर वे गलती से गिर गए तो उनका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। सी यूहान की पहली दौड़ ने कक्षा 1 के लिए एक बड़ी बढ़त स्थापित कर दी, इसलिए ली युनमेई अपनी बारी के आधे समय में ही अन्य कक्षाओं के प्रथम धावकों से मिलीं। ली युनमेई धीमे नहीं थे, हालांकि उसकी तुलना लड़कों से नहीं की जा सकती थी, लेकिन लड़कियों में वह बहुत तेज मानी जाती थी। कर्मचारी सामग्री के उन 10 सेटों को भर रहे थे जिन्हें अभी ले जाया गया था। ली युनमेई पहले ही बूथ की ओर दौड़ चुके थे और उन्होंने एनोकी मशरूम देखा था, जिसे कर्मचारियों ने अभी अभी जोड़ा था। इसके अलावा एनोकी मशरूम को अन्य सामग्रियों की तरह बेसिन में नहीं रखा गया था। इसके बजाय उन्हें अलग अलग पैक किया गया था, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें सुपरमार्केट में बेचा जाता था। ली युनमेई ने एनोकी मशरूम के 4 बैग गले लगाए और वापस भागने के लिए मुड़े। ली युनमेई, आप ये कर सकते हैं। सावधान रहें। ली युनमेई, इसे मत गिराओ। अन्य कक्षाओं के लड़कों को धीरे धीरे ली युनमेई की ओर बढ़ते देख कक्षा 1 के छात्र उसके लिए पसीना बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। सौभाग्य से एनोकी मशरूम के 4 बैग बहुत हल्के थे। इसके अलावा वह उन्हें अपनी बाहों में लेकर वापस भाग रही थी। हालांकि यह कमोबेश उसकी गति को प्रभावित करेगा और वह अन्य कक्षाओं के लड़कों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी। क्लास 1 तब भी आगे थी जब ली युनमेई फिनिश लाइन पर वापस दौड़ी, क्योंकि पहले रन में सीयू का फायदा बहुत अच्छा था। इस समय स्टाफ ने बूथ में कोक का एक बॉक्स भर दिया। उन्होंने कोक को भी एक घटक माना, कोला के साथ बारबेक्यू। यह ऐसा था मानो तीतर सारस में बदल गया हो। कोक के डिब्बे को देखते ही सबकी आंखें चमक उठीं। कोक छीनो, कोक छीनो, कोक छीनो। उद्धरण चिन्ह, जयकारे और भी तेज हो गए। कक्षा 1 के छात्र, जो इसलिए खुश हो रहे थे क्योंकि वे आगे थे, चुप हो गए। कक्षा 1 की तीसरी धावक एक लड़की थी। जैसे ही ली युनमेई शुरुआती लाइन पर लौटे, जियान ए बाहर निकल गए। उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। पीछे वाले लड़के दूरी कम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वे पकड़ नहीं सकते। न केवल वे पकड़ में नहीं आ सके, बल्कि वे धीरे धीरे दूर भी होते जा रहे थे। जियो ए इतनी तेजी से भागा। जिया क्विंगहुआन ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। द्वारा अद्यतन कॉमलिन यी और बाकी लोग भी दंग रह गए। अपनी पोनीटेल को लगभग तैरते हुए दौड़ने वाली लड़की जियान ए थी। वह इतनी तेजी से भागी। हालांकि जियान ए तेज था, फिर भी कक्षा 1 के छात्र थोड़े निराश थे। आखिरकार हर कोई कोक का वह डिब्बा चाहता था, लेकिन एक लड़की होने के नाते जियान ए उसे नहीं ले जा सकती थी। जियान ए, चिकन विंग्स भी ठीक हैं। ठीक है,
हमें चिकन विंग्स मिल सकते हैं। मुर्गे के पंख भी बहुत भारी होते हैं, है ना? आप जो कुछ भी ले सकते हैं ले लें। कक्षा 1 के कुछ छात्र चिल्लाए, मानो उन्हें लगा हो कि अगर वह ड्रिंक नहीं छीन सकती और अन्य चीजें नहीं छीन सकती तो ठीक था। हालांकि अगले ही पल मौके पर मौजूद सभी लोगों की आंखें चौंधिया गईं, ऐसे चौड़ा हो गया मानो प्रकाश उन पर पड़ गया हो। जियान बूथ पर पहुंचा और बिना कुछ कहे कोक के 24 डिब्बे का डिब्बा उठा लिया। फिर वह सीधे इसे अपने कंधे पर उठा लिया। उसने न तो गले लगाया और न ही उसे पकड़ा। इसके बजाय उसने एक मोटे आदमी की तरह कोक का पूरा डिब्बा अपने कंधे पर उठा लिया। सामग्रियों की पूर्ति के लिए जिम्मेदार स्टाफ सदस्य अवाक रह गया। यदि जियान की चोटी न होती तो उसने सोचा होता कि यह व्यक्ति एक लड़का था। इसके अलावा जियान की हरकतें स्वाभाविक और सहज लग रही थीं, जैसे कि यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उसे अपने कंधे पर उठाकर वह घूमी और वापस भाग गई। दौड़ में फिलहाल दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति आगे आया, उसने सबसे नजदीक से ये दृश्य देखा। उसने जियान की ओर देखा, जो उसके पास से निकल गया था, जैसे उसने कोई भूत देखा हो। क्या बकवास है? क्या यह व्यक्ति राक्षस था? जियान बहुत सुंदर है। जियान ने। कक्षा 1, जो अभी चुप हो गई थी, जियान की हरकत से जाग गई। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। जियान के कंधे पर कोक का एक डिब्बा था। उसके सहपाठियों की चीखें उसके कानों में गूंज उठीं। उसने चलना बंद नहीं किया, बल्कि उनका प्रोत्साहन सुनकर उसका दिल खुशी से भर गया। यह वह युवावस्था थी जिसके लिए वह अपने पिछले जीवन में सबसे अधिक तरस रही थी, और यह वही था जो उसे इस उम्र में मिलना चाहिए था। फिनिश लाइन पर वापस दौड़ने के बाद सी यूहान ने जल्दी से उसके कंधे से कोक लिया और चिंतित होकर पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या आपके कंधे में दर्द है? जियान मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। ये थोड़ा भारी है, मैं ठीक हूँ। मार्शल आर्ट स्कूल में सुबह के अभ्यास की तुलना में यह उसके लिए बच्चों का खेल था। चौथा धावक यांग गुआंग मार्बल्ड पोर्क के एक बेसिन के साथ वापस उड़ गया। पांचवें धावक सुन दाशेग थे। शिक्षक सन पहले से ही बूढ़े थे, इसलिए उन्हें अपने छात्रों के साथ इस तरह के खेल में भाग लेने की उम्मीद नहीं थी। सौभाग्य से शिक्षक आज खेलों में बदल गए थे, इसलिए उनके लिए दौड़ना आसान था। हालांकि अपने बियर बेली और छोटे पैरों के साथ सन दाशेग काफी हास्यप्रद लग रहे थे। अंत में सुन दाशेग आलू की एक टोकरी वापस ले आया। यान तियान, जो दौड़ने वाले आखिरी खिलाड़ी थे, ने उस नुकसान को वापस ले लिया जो सुन दाशेग ने पिछले दौर में पैदा किया था। उसने ग्रीसीबैक झींगा का एक बेसिन वापस छीन लिया। पहले दौर के बाद सभी वर्गों में मूल रूप से मांस था। इसके अलावा जियान द्वारा सुझाई गई रणनीति को ज्यादातर कक्षाओं में लागू किया गया था। लड़के मांस के प्रभारी थे जबकि लड़कियां सब्जियों के लिए लड़ती थीं। हालांकि इसकी तुलना में क्लास 1 में सबसे शानदार सामग्री थी। वहां मटन, मार्बल्ड पोर्क, ग्रीसीबैक झींगा, एनोकी मशरूम, आलू और कोक का एक पूरा डिब्बा था। दोनों राउंड निर्बाध रहे। इसका मतलब ये था कि यान तियान के लौटने के बाद सी यूहान फिर से पहले धावक के रूप में आगे बढ़ेगा। जियान ने सी यूहान के साथ भी बातचीत की थी। मटन हो तो छीनता रहे, यदि नहीं तो उसे मुर्गे के पंख छीन लेने चाहिए। इस समय ली युनमेई ने पलटकर जियान से पूछने की पहल की। जियान ने, क्या क्या मुझे लेना चाहिए? ली युनमेई का मिशन सब्जियां लेना था, लेकिन केवल कुछ ही प्रकार की सब्जियां थीं जिनका उपयोग वे बारबेक्यू के लिए कर सकते थे।
पूरे बैंगन को भूनना बहुत कठिन था, और अगर इसे काटकर भून लिया जाए तो ये स्वादिष्ट नहीं होगा। उनके पास पहले से ही एनोकी मशरूम थे, इसलिए जियान ए ने अन्य मशरूम को हटा दिया। उनके पास आलू भी थे, बीन्स, लीक और हरी मिर्च। जो कुछ दिखे ले लो। कुछ भी ठीक है, जियान ए ने एक पल के लिए सोचा और ली युनमेई से कहा। ली युनमेई ने सिर हिलाया। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसने सी युहान को वापस भागते हुए देखा। अपनी दूसरी यात्रा में सीयू मटन का एक और बेसिन वापस लाया। ली युनमेई हरी मिर्च की एक टोकरी वापस ले आए। जियान ए शुरू में चिकन छीनना चाहती थी, लेकिन उसने अचानक कर्मचारियों को मकई की टोकरी जोड़ते हुए देखा। भुना हुआ मक्का द्वारा अद्यतन कौम मोह माए। इसके बारे में सोचते ही उसकी लार टपकने लगी। बिना कुछ कहे उसने उसे उठाया और दौड़ पड़ी। यांग गुआंगफेई ने चिकन गिज़ट का एक बेसिन छीन लिया। सुन दाशेग बहुत भाग्यशाली था। जब वह बूथ की ओर भागा तो कर्मचारियों ने गोमांस के एक बेसिन को भर दिया और वह उसे ले गया। यान तियान लीची सोडा का एक और डिब्बा वापस लाया। इस बिंदु पर कक्षा 1 के अंतिम परिणाम मटन के 2 बेसिन, गोमांस का एक बेसिन, चिकन गिज़ट का एक बेसिन, ग्रीसीबैक झींगा का एक बेसिन, मार्बल्ड पोर्क का एक बेसिन, मकई की एक टोकरी, हरी मिर्च की एक टोकरी, आलू की एक टोकरी, एनोकी मशरूम के 4 बैग और पेय के 2 बक्से थे। वे सौभाग्य से भरे हुए लौटे। अन्य वर्गों को भी बहुत फायदा हुआ, लेकिन हर वर्ग के पास मटन और पेय पदार्थ नहीं थे। इसकी तुलना में कक्षा 1 में सबसे व्यापक सामग्री थी। छात्र एकत्र हो गए और सामग्री को स्थानांतरित करने में मदद करने की पहल की। सुन दाशेग इतना थक गया था कि वह हौंफने लगा। एक पल आराम करने के बाद उन्होंने पुकारा, छात्रों, मेरे पीछे हमारी कक्षा की बारबेक्यू टेबल तक आओ। सामग्रियों की प्रतियोगिता वहीं समाप्त हो गई। हर कोई और अधिक देखना चाहता था क्योंकि खेल मनोरंजक और दिलचस्प था। जीओए, क्या तुम एक लड़की हो? आप पेय और मक्का ले गए। तुमने लड़कों से ज्यादा भारी चीजें उठाईं। जिया किंगहुआन जियान ए की ओर दौड़ा और उत्साह से उसकी ओर देखा। अभी कोर्ट के किनारे वह जियान ए के लिए जयकार कर रही थी जब तक कि उसका गला फटने वाला नहीं था। क्योंकि जियान ए बहुत मर्दाना थी, वह बस बॉयफ्रेंडोमीटर से आगे निकल गई थी। अगर तुम लड़के होते तो मैं तुमसे शादी कर लेता। जिया किंगहुआन जियान ए पर झपटा और मुस्कुराया। जियान ए अच्छे मूड में थी। उन्होंने कहा, मैं यूं ही मार्शल आर्ट स्कूल नहीं गई। ये कुछ भी नहीं है। जियान ए, आप अद्भुत थे। यह सही है। जियान ए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी तेजी से दौड़ोगे। आप भी मजबूत हैं। आप अपनी पढ़ाई में भी अच्छे हैं। अन्य छात्र मदद नहीं कर सके लेकिन जियान ए की प्रशंसा की। इस समय जियान ए हर किसी के दिल में एक अच्छा छात्र था। हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। जियान ए ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उनका लहजा असाधारण रूप से विनोदी था। ये जियान ए से भिन्न था, जिसे आमतौर पर हर कोई देखता था। आज की घटना के बाद छात्रों का, या कम से कम कक्षा का एक, जियान ए की धारणा बहुत बदल गई। आखिरकार एक लड़की के रूप में वह कक्षा 1 के सभी छात्रों के लिए पेय का एक डिब्बा लेकर 50 मीटर दौड़ी। उन्होंने कक्षा के अनुसार बारबेक्यू पिकनिक के लिए क्षेत्र को भी विभाजित किया। प्रत्येक दिशा में 5 कक्षाएं थीं, इसलिए वहां अधिक भीड़ नहीं होगी। सन दाशेग अपने कक्षा 1 के छात्रों को अपने कक्षा क्षेत्र में लाया। उनके पीछे एक बड़ा सा प्लास्टिक का शेड था। उन्होंने रिजॉर्ट में बारबेक्यू पिट भी तैयार किया और ये लगभग 5 मीटर लंबा था। इसके अलावा बारबेक्यू के लिए लकड़ी का कोयला,
सामग्री को संभालने के लिए एक कार्यतालिका, साथ ही धातु की सीख और अन्य उपकरण भी थे। जाहिर है, इस बार वे सामग्री को सीधे बारबेक्यू पर ग्रिल नहीं कर सके। इसके बजाय सभी को सामग्री को छोटा करना था और उन्हें एक साथ संसाधित करना था। उन्हें कोयले की आग भी जलानी पड़ी। सूरज पश्चिम में डूब गया और उग्र बादलों का एक बड़ा विस्तार क्षितिज पर उमड़ पड़ा, जिससे चमकदार हरी झील उग्र लाल रंग में जगमगा उठी। यह असाधारण रूप से सुंदर था। विद्यार्थियों ने देर नहीं की और वे चीजें ढूंढीं जो वे कर सकते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन सामग्रियों को तिरछा कर दिया जाए जिन्हें उन्होंने प्रतियोगिता के माध्यम से अच्छी तरह से जीता था। सौभाग्य से कक्षा में बहुत सारे लोग थे, हालांकि हर किसी ने पहले कभी इसका अनुभव नहीं किया था। फिर भी यह कोई मुश्किल बात नहीं थी। वह क्षेत्र जहां प्रत्येक कक्षा स्थित थी, विशेष रूप से एक पेशेवर होटल स्टाफ से सुसज्जित था ताकि छात्रों को कुछ प्रश्नों में मदद मिल सके जो उन्हें समझ में नहीं आए। सुन दाशेंग अपने छात्रों को याद दिलाना नहीं भूले, हर कोई सावधान रहें, अपने हाथों को चोट न पहुंचाएं। आखिरकार, धातु की सीखों का उपयोग करने में एक जोखिम कारक था। गुआन ताओ, तुम बहुत तेज हो। लड़कियां ध्यान से मटन की एक सीख बना रही थीं जब उन्हें एहसास हुआ कि गुआन ताओ पहले ही 3 खत्म कर चुका था। इसके अलावा कटार मोटे और पतले थे, लंबाई उपयुक्त और बहुत मानक थी। द्वारा अद्यतन गुआन ताओ शर्मिंदगी में मुस्कुराया। मैं अपनी ग्रीष्मकालीन नौकरी के लिए बारबेक्यू स्टॉल पर गया था। मैंने दिन के दौरान सीखों में मदद की, इसलिए मुझे कुछ अनुभव हुआ। हर कोई जानता था कि गुआन ताओ की पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी कम उम्र में काम करने और पैसे कमाने के लिए बाहर जाएगी। क्या आप हमें सिखा सकते हैं? हम इस तरह से तेज हो सकते हैं। आखिरकार, मटन के 2 बड़े बेसिन हैं, एक लड़की ने तुरंत कहा। उसे डर था कि गुआन ताओ को शर्मिंदगी महसूस होगी जब उसने अचानक इस विषय का उल्लेख किया। अन्य लड़कियां चिल्लाने लगीं। दूसरी तरफ, जिया क्विंगहुआन अकेले आलू स्क्रेचर से आलू छील रही थी। हालांकि उसने जो आलू के छिलके छीले थे, वह एक दुखद दृश्य था। जब उसने एक मोटा आलू छीला, तो उसका आधा वजन कम हो गया। ये बहुत बड़ी बर्बादी थी। हे भगवान, क्या तुम्हें इन आलूओं से कोई शिकायत है? ये देखकर जियान ने तेजी से आगे बढ़ा और किंगहुआन के हाथ से आलू छीन लिया। जल्दी से मक्के को संभालो, मैं आलू छील दूंगा। हालांकि जियान को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन रसोई में सब्जियां धोना और सब्जियां चुनने में मदद करना उसके लिए आम बात थी, इसलिए आलू छीलना उसके लिए आसान था। जिया किंगहुआन चिल्लाया, जब मैं घर पर आंटी को आलू छीलते हुए देखता हूँ तो ये काफी सरल है। यह इतना कठिन क्यों है? जियान अपना सिर हिलाने और हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। जिया क्विंगहुआन जैसी उत्तराधिकारिणी के लिए, जो रसोई में अपने हाथों का उपयोग नहीं करती थी, आलू छीलना एक ऐसा काम था जो तकनीकी नहीं लगता था, लेकिन यह उसके लिए बहुत कठिन था। सौभाग्य से, आलू छीलने से भी आसान कुछ था। जिया किंगहुआन आज्ञाकारी रूप से मकई को संभालने के लिए चला गया। कुछ लड़कों ने कटार से मदद की, जबकि अन्य ने पानी लाने के लिए बाल्टियां उठाईं। कक्षाएं व्यस्त थीं, और समय समय पर हंसी आती थी। जियान यी कुछ भी तिरछा नहीं करना चाहता था। उसने महसूस किया कि पका हुआ मांस उसके हाथ पर चिपचिपा और घृणित था। यदि उसके हाथ खून की गंध से सने हुए होते, तो शायद वह उन्हें 1 या 2 दिन तक नहीं धो पाती। वह दूसरी नौकरी नहीं करना चाहती थी। वह भविष्य में एक सेलिब्रिटी बनने जा रही थी, और उसके हाथ इन चीजों से सने नहीं हो सकते थे।
जियान यी छात्रों के बीच चली गई और व्यस्त होने का नाटक किया। हालांकि जब सभी छात्र व्यस्त थे, तो उसकी अधूरी मुद्रा विशेष रूप से स्पष्ट थी। जिया क्विंगहुआन उसे पसंद नहीं करती थी। उसने तुरंत स्पष्ट रूप से कहा, जियान यी, तुम क्या कर रहे हो? झील के किनारे टहल रहे हो? यह आवाज न तो तेज थी और न ही धीमी, लेकिन सभी ने इसे सुना। सभी ने जियान यी की ओर देखा। जियान यी भी स्तब्ध था। ये देखकर उसने तुरंत सावधान रवैया अपना लिया। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि क्या कुछ है जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। हर किसी के हाथ में काम है, और वे वह सब कुछ सीख रहे हैं जो वे नहीं जानते हैं। भले ही वे तिरछा करना नहीं जानते हों, वे कम से कम मकई छील सकते हैं, है ना? जैसे ही वह बोल रही थी, जिया किंगहुआन ने जियान यी के पास मकई की एक टोकरी रखी और कहा, मकई की इस टोकरी को छीलो। जियान यी ने मना करने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से जिया क्विंगहुआन ने उससे मांस की सीख बनाने के लिए नहीं कहा। उसने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मैं मकई संभाल लूंगा। जिया क्विंगहुआन उसके कमजोर होने का दिखावा करने से नाराज थी। उसने तुरंत अपनी आंखें अपने दिल में घुमाईं और अपने सहपाठियों के साथ हरी मिर्च से निपटने के लिए घूम गई। इसी समय बगल की कक्षा 2 का एक लड़का अचानक कक्षा 1 में आ गया। नमस्ते। लड़का गोरा और साफ सुथरा था। आते ही उन्होंने सभी का जोरदार स्वागत किया। वह अपनी शक्ल सूरत की तरह आरक्षित नहीं लग रहे थे। ये सुनकर विद्यार्थियों ने ऊपर देखा। मॉनिटर के रूप में जिया क्विंगहुआन को स्वाभाविक रूप से खड़े होने की पहल करनी पड़ी। हेलो सहपाठी, क्या बात है? हालांकि जिया क्विंगहुआन उसे नहीं जानता था। वर्ष 2 में कोई भी ऐसा नहीं था जो जिया क्विंगहुआन को नहीं जानता था। जब लड़के ने जिया क्विंगहुआन को देखा, तो वह जल्दी से मुस्कुराया और थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने कहा, यह इस तरह है, मैं कक्षा 2 का क्लास मॉनिटर हूँ। मेरा नाम सन योंग है। मैं उन सामग्रियों का उपयोग करना चाहता हूँ जिन्हें आपको कुछ मटन स्कूवर्स के बदले विनिमय नहीं करना पड़ता है। क्या ये ठीक है? जिया क्विंगहुआन स्तब्ध रह गया। क्या आपकी कक्षा में मटन नहीं है? द्वारा अद्यतन कॉम सन योंग शर्मिंदगी से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। नहीं, जैसे कि डर हो कि जिया क्विंगहुआन सहमत नहीं होगा। सन योंग ने तुरंत कहा, हम बहुत अधिक आदान प्रदान नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा। आप क्या सोचते हैं? जिया क्विंगहुआन एक कठिन स्थिति में थी। हालांकि वह क्लास मॉनिटर थी। जियान ए और बाकी लोगों ने प्रतियोगिता से मटन छीन लिया था। वह उन्हें किसी अन्य वर्ग के साथ बदलने का निर्णय नहीं ले सकी। एक क्षण रुकिए, मैं आपके बारे में पूछूंगा, जिया क्विंगहुआन ने कहा। ये देखकर कि एक मौका था, सन योंग जल्दी से मुस्कुराया और सिर हिलाया। अन्य छात्रों ने स्वाभाविक रूप से सन योंग के शब्दों को सुना। इसलिए जिया क्विंगहुआन ने जियान ऐसे पूछा, क्या आप उनका आदान प्रदान करना चाहते हैं? जियान ए उस सहपाठी के पास गया जो मटन की सीख बना रहा था और बैठ गया। इस बेसिन से हम कितनी सीखें बना सकते हैं? गुआन ताओ अधिक अनुभवी थे और उन्होंने कहा, 200 से अधिक कटार होने चाहिए। मांस के टुकड़े बड़े नहीं हैं, इसलिए हम और अधिक कटार बना सकते हैं। जियान ए ने सिर हिलाया और अपने दिल में एक अनुमान लगाया। फिर उसने किंगहुआन से कहा, ठीक है, चूंकि उसने आने की पहल की है, हमें अकेले नहीं खाना चाहिए। मटन के 2 बेसिन हैं। मात्रा पर्याप्त है, लेकिन हम बहुत अधिक विनिमय नहीं कर सकते। जिया क्विंगहुआन, उन्होंने कहा कि थोड़ा आदान प्रदान करें। जियान ए मुस्कुराया। ठीक है, उन्हें एक बेसिन लाने के लिए कहें।
हम उन्हें कटा हुआ मांस नहीं दे सकते। मटन को कटार में निकालना सबसे कठिन है। उन्हें उतना मांस दें जितना वे 30 से 40 सीख बना सकें और उन्हें खुद ही इसे तिरछा करने के लिए वापस जाने दें। अंत में कक्षा 2 ने मटन के 40 सीखों के बदले चिकन विंग्स के 10 कटार और गोमांस के 10 कटार बदले। एक चिकन पंख की कटार पर 2 पंख थे और कटा हुआ गोमांस की 10 छड़ें थीं। दोनों पक्षों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने अपनी कक्षाओं के लिए सामग्री की विविधता भी बढ़ा दी।